हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी विद आदित्य। अभी तक हम लोगों ने क्लास वन कर ली थी जियोमॉर्फोलॉजी की। और क्लास वन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? उसमें हम लोगों ने कवर किया था इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देन वी हैव कवर्ड शेप ऑफ अर्थ। देन वी हैड कवर्ड द सोर्सेस अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। डायरेक्ट सोर्सेस पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट सोर्सेस पढ़े थे। सो इनडायरेक्ट सोर्स में ही लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज सीस्मिक वेव्स। तो हम लोगों ने ये जान लिया था कि सीस्मिक वेव्स होती क्या है। अब आज हम लोग जो है सीस्मिक वेव के बारे में और ज्यादा चीजों को कवर करेंगे, साथ में हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ को फिनिश कर लेंगे आज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से। तो शुरू करते हैं सीस्मिक वेव से। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सीस्मिक वेव की। क्या होता है सीस्मिक वेव? तो ये हम लोग कल भी समझ चुके थे। सीस्मिक वेव्स क्या होते हैं? दीज आर द वेव्स या अर्थक्वेक वेव, सेम थिंग। ठीक है, कोई उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। सीस्मिक वेव्स क्या होते हैं या अर्थक्वेक वेव्स क्या होते हैं? ये वो वेव्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं फ्रॉम द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द अर्थ। मतलब ये क्या होगा? इट इज अ एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक का मतलब क्या हो गया? सरफेस के नीचे हो रहा है। अर्थक्वेक हमेशा कैसे जनरेट होता है? सरफेस के नीचे ही जनरेट होता है। सो दिस इज एंडोजेनिक प्रोसेस। और इस एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? देयर इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। देयर इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। Sudden release of energy. And due to this sudden release of energy, what is happening? The energy travel in the form of waves. So क्या होगा? Seismic waves are generated. क्योंकि ये जो एनर्जी ट्रेवल करेगी किस फॉर्म में करेगी? वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और वो वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उस एनर्जी को जो ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीस्मिक वेव्स। ठीक, तो ये हम लोगों को कल यहां तक क्लियर हो गया था। आज हम लोगों को इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि सीस्मिक वेव के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीस्मिक वेव्स के टाइप से। ठीक है, तो सीस्मिक वेव में फर्स्ट जो आपको दिखाई देगा, फर्स्ट वन। ठीक है, दो तरीके की होती है सीस्मिक वेव। एक होता है हमारा बॉडी वेव और दूसरा होता है हमारा सरफेस वेव। एक एक करके हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस द बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होते हैं? बॉडी वेव्स वो वेव्स होते हैं जो अर्थ की बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस वेव क्या होता है? ये वो वेव्स होते हैं जो अर्थ के सिर्फ सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन वी कैन से कि बॉडी वेव कैन ट्रेवल अलोंग द बॉडी ऑफ अर्थ। क्लियर? छोटी सी बात है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, सरफेस वेव क्या होते हैं? दीज कैन ट्रेवल ओनली अलोंग द सरफेस, ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही ट्रेवल करेंगे और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बॉडी वेव्स में। और क्या होता है? दीज बॉडी वेव्स आर जनरेटेड एट फोकस। कल हम लोगों ने पढ़ा था, हाइपो सेंटर पढ़ा था, एपी सेंटर पढ़ा था। ठीक है, तो जो फोकस पे यानी कि हाइपो सेंटर पे वेव्स जनरेट हो रही हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स कहां पे जनरेट होती हैं? फोकस पे जनरेट होती हैं, हाइपो सेंटर पे जनरेट होती हैं। तो हो क्या रहा है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये डायग्राम हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी? वी हैव स्टडीड कि यहां पर दिस इज फोकस, दिस इज फोकस। करेक्ट? या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। यहां से जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस किस फॉर्म में रिलीज होगी? बॉडी वेव के फॉर्म में रिलीज होगी, बॉडी वेव के फॉर्म में। ये वेव्स जो होंगी अर्थ की बॉडी में हर तरफ, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। और जैसे ही ये बॉडी वेव सबसे पहले अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। अब जब ये बॉडी वेव एपिसेंटर पे पहुंचेगा तो एपिसेंटर पे पहुंचने के बाद अर्थ के सरफेस पर मौजूद चीजों के साथ में क्या करेगा? उनके साथ में कुछ ना कुछ इसका इंटरेक्शन होगा। एंड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन एट
सरफेस, तो बॉडी वेव से ही क्या जनरेट होता है? सरफेस वेव जनरेट होता है। तो बॉडी वेव से ही क्या जनरेट होगा? सरफेस वेव जनरेट होती है। ठीक, तो मेजर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। बॉडी वेव सबसे पहले जनरेट होती है, बॉडी वेव से ही सरफेस वेव जनरेट होंगी। बॉडी वेव पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकती हैं, सरफेस वेव सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करेंगी। बॉडी वेव फोकस या हाइपोसेंटर पे क्रिएट होती है, जबकि सरफेस वेव जब बॉडी वेव एपिसेंटर पे ऊपर पहुंच जाती है, उसके बाद जब उसका इंटरेक्शन होता है सरफेस में मौजूद चीजों के साथ में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स, तब सरफेस वेव्स जनरेट होती है। ये हमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ये चीजें जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि बॉडी वेव क्या है, सरफेस वेव क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। सो दिस इज क्लियर टू अस। ठीक, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बॉडी वेव के अंदर चीजों को पढ़ते हैं कि बॉडी वेव्स कितने टाइप्स की होती है और क्या होता है। सो अर्थक्वेक वेव्स में अब आते हैं हम लोग बॉडी वेव्स के टाइप पर। बॉडी वेव्स के टाइप पर, तो टाइप ऑफ बॉडी वेव्स इज ऑफ टू टाइप। पी वेव हो सकती है इसमें, या फिर दूसरा हो सकता है एस वेव। तो दो तरीके का हो सकता है, पी वेव हो सकता है या फिर एस वेव हो सकता है। करेक्ट। अब अगर पी वेव होता है तो पी वेव का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी वेव। अभी मैं आपको एक बार पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो से आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, पी वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है, एस वेव कैसे प्रोपोगेट कर रही है। करेक्ट। सो पी वेव इज प्राइमरी वेव, एस वेव इज सेकेंडरी वेव। करेक्ट। पी वेव जो प्राइमरी वेव है, उसमें क्या होता है? दीज आर द वेव्स दैट आर फर्स्ट टू अराइव एट द एपिसेंटर। अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले आने वाली वेव्स जो होती है वो पी वेव होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्राइमरी वेव्स। तो आई कैन राइट दे आर फर्स्ट टू अराइव, दे आर सेकंड टू अराइव। सेकेंडरी वेव सेकंड टू अराइव, उसके बाद में आती हैं सेकंड टू अराइव। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। जो पी वेव होती है, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से ही ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो एस वेव होती है, इट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये लिक्विड और गैस से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ये हमें याद रखना है। एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है, लिक्विड गैस से ट्रेवल नहीं करती है। पी वेव तीनों से ही ट्रेवल कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। पी वेव जो होता है, पी वेव इज प्रोपोगेटेड। कैसे प्रोपोगेट होती है? थ्रू कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ठीक है, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पी वेव। तो आई कैन राइट स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज। कैसे प्रोपोगेट करेगी? थ्रू स्ट्रेच एंड स्क्वीज। करेक्ट। जबकि हमारी जो एस वेव होती है, ये कैसे ट्रेवल करती है? ये ट्रेवल करती है थ्रू अप एंड डाउन मोशन, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन। और आई कैन से इट ट्रेवल्स थ्रू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अप डाउन का मतलब क्या हो गया? वर्टिकली ट्रेवल कर रही है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, now the p wave are similar to, they are similar to sound waves, they are similar to sound waves. S wave they are similar to light waves, क्योंकि लाइट भी कैसे ट्रेवल करती है? अप डाउन। साउंड कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, दैट्स हाउ साउंड ट्रेवल्स। p waves are known as longitudinal waves, longitudinal waves, and the s wave are known as transverse waves. P wave are least destructive. They are least destructive. S wave are more destructive. More destructive than P wave. Than P wave. अब इतनी चीजों को आपको याद रखना है बॉडी वेव को लेकर के, पी वेव एंड एस वेव के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन।
आप आराम से उसको कर सकते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। मेंस में अगर आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है रिगार्डिंग बॉडी वेव्स, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, आप आराम से पी वेव, एस वेव के बारे में बता सकते हैं। बॉडी वेव के बारे में जो अभी तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि पी वेव और एस वेव क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे कि हमारा ये पी और एस वाला क्लियर हो जाए। देन उसके बाद सरफेस वेव को पढ़ करके हम उसका एक वीडियो देख लेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए एट दिस प्लेस, यहां पर जहां मेरा अभी कर्सर है, हेयर। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक जनरेट हुआ। अब दिस वन इज क्रस्ट, मेंटल, कोर आपको यहाँ पे सबसे बाद में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब अर्थक्वेक जैसे ही जनरेट हुआ तो ये देख रहे हैं आप, अर्थक्वेक वेव्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, लेट्स रिपीट। ठीक है, यहां था। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्थक्वेक वेव्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, वो प्रोपेगेट कर रही हैं। बट यहां पर एक बात फिर से मैं जो है आपको बता देना चाहता हूं कि हाइपोसेंटर पे यानी कि फोकस पे क्या जनरेट होगा, बॉडी वेव्स जनरेट होंगी। जैसे ही वो वेव्स जो है वो सरफेस पे पहुंचेंगी, इंटरेक्शन के साथ क्या बन जाएगा, सरफेस वेव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अब इसमें। अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो ये रहा। Body waves and surface waves. Body waves travel within the body of Earth. ठीक है, इसको याद रखना, बॉडी वेव ट्रेवल विद इन द बॉडी ऑफ अर्थ। Include P or primary waves दे इंक्लूड and पी एंड S or एस वेव। secondary waves. P waves cause the नाउ ground to जस्ट सी कि पी वेव किस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, वो हमें यहां पर ध्यान देना है। compress and expand. That is, यू कैन सी they कंप्रेशन हो move रहा back है, and एक्सपेंशन forth हो रहा है, in the कंप्रेशन हो रहा है, direction of एक्सपेंशन हो travel. रहा है, ये दोनों They are चीजें ही called साथ में चल primary रही हैं। waves तो ये because they पी are the वेव इस first तरीके type से of ट्रेवल wave to करती है, arrive at दैट्स व्हाई इट इज seismic कॉल्ड recording stations. लॉन्जिट्यूडनल वेव। P साउंड waves इसी can तरीके से travel through ट्रेवल करता है। solids, liquids, and even gases. सो दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड इवन गैसेस। S waves अब shake एस वेव को देखो, एस वेव में क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। सुनते हैं इसको और एक बार अच्छे से एनिमेशन देख लेना। the ground in a shearing or crosswise motion that is perpendicular to the direction of travel. These are ठीक है, तो ये क्या हो गया, एस वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां पर है, वेव की डायरेक्शन ये है, और ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पी वेव में क्या हो रहा था, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों, क्योंकि वेव कैसे जिस तरफ ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी उसी तरफ हो रहा है। वेव ऐसे जा रही है तो कंप्रेशन स्ट्रेच, एक्सपेंशन कंप्रेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। the shake waves that move the ground up and down or from side to side. S waves are called secondary waves because they always arrive after P waves at seismic recording stations. Unlike P waves, S waves can travel only through solid materials. After both P and S waves have moved through the अब ये लोग सरफेस वेव्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे सरफेस वेव्स के बारे में। सो लेट्स गेट बैक टू दिस वन। सो वापस से आते हैं, अब हम लोग सरफेस वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। सरफेस वेव्स क्या होती हैं, दीज वेव्स आर these waves are generated at the surface of earth। ठीक है, और कैसे जनरेट होती हैं, when when body waves interact, when body wave interact with surface rocks, with surface rocks। ठीक, then these type of waves are generated। I can say they are generated in the immediate neighborhood of epicenter। तो जहां कहीं भी हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिसेंटर, ये हमारा जो था वो फोकस था। अब फोकस से हर एक तरफ जो है वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी, बट फोकस से जैसे ही सबसे पहले सीज्मिक वेव यानी कि बॉडी वेव हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंची,
उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर से जैसे ही ये यहाँ पर ट्रेवल करना वेव शुरू करेगी, यहाँ पे जो रॉक्स होंगे उसके साथ में इंटरेक्शन होगा, उसके इंटरेक्शन की वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ पे रॉक्स वगैरह होंगी, उन रॉक्स के इंटरेक्शन की वजह से क्या बनेगा, सरफेस वेव। तो आई कैन से सरफेस वेव ओरिजिनेट इन द विसिनिटी ऑफ एपिसेंटर। नेक्स्ट, दे आर लो फ्रीक्वेंसी, दे आर लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि देर इज वर्टिकल मोशन, या फिर आई कैन से कि जो डायरेक्शन होगी वेव प्रोपोगेशन की उसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, वेव की डायरेक्शन अगर यूं जा रही है, वेव वेव अगर ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, परपेंडिकुलर जो है वो इन एंड आउट भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर यूं भी हो सकता है, तब भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा। बट हमें ये याद रखना है ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्शन होगी वेव प्रोपोगेशन की उससे 90 डिग्री पे पार्टिकल्स मूव करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके हम लोग कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सरफेस वेव के। क्या हमें देखने हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके। द फर्स्ट वन इज दे आर मोर स्लोअर देन बॉडी वेव्स। जो स्पीड होती है इसकी बॉडी वेव से कम होती है, बट दे हैव, ये याद रखना है इन सब फैक्ट्स को, बट दे हैव लार्जर वेवलेंथ। तो इसको याद रखना, दे हैव लार्जर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। बट इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, दे ट्रेवल अलोंग द सरफेस। अगर सरफेस के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो ये जो एनर्जी अपनी लूज करेंगे वो भी बहुत धीमे धीमे लूज करते हैं। मान लो कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो बॉडी वेव है वो हर तरफ ट्रेवल कर रही है, अगर ये हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो अपनी एनर्जी को जल्दी से लूज कर देगी। बट अगर सरफेस वेव सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही ट्रेवल करेगी तो इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। कम डिस्टेंस अगर इसको ट्रेवल करना पड़ेगा तो जो एनर्जी डिसिपेशन रेट होगा, एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है वो बहुत धीमे धीमे होगी। सो दैट्स व्हाई दे लूज एनर्जी स्लोली देन बॉडी वेव। रीजन इसका क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया, ये है इसका रीजन। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे देखते हैं इनका जो एम्पलीट्यूड होता है। हम लोगों ने यहाँ पे किसकी बात की थी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब हम लोग एम्पलीट्यूड भी देख लेते हैं। इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, द एम्पलीट्यूड द एम्पलीट्यूड ऑफ सरफेस वेव इज लार्जर देन बॉडी वेव्स। तो इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बॉडी वेव से ज्यादा होता है। तो अगर इनका एम्पलीट्यूड जो है बॉडी वेव से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, दे विल कॉज मोर डिस्ट्रक्शन, मोर डिस्ट्रक्शन, ठीक। सो एम्पलीट्यूड ज्यादा है इस वजह से इसमें डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगा। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि अगर कोई ये वेव ट्रेवल कर रही है तो इस वेव ट्रेवल में जो वेव हाइट होती है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो अगर वेव की हाइट बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ज्यादा दूर तक होगा। अगर वो ज्यादा दूर तक डिस्प्लेसमेंट होगा देन इट विल ऑल्सो कॉज मोर डिस्ट्रक्शन। तो पी वेव में सबसे कम डिस्ट्रक्शन होता है, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन एस वेव में होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव में होता है। तो ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक में जो हाइपोसेंटर पे वेव्स जनरेट हुई थी यानी कि बॉडी वेव, उससे कम खतरा है। बट जब बॉडी वेव सरफेस रॉक्स के साथ में इंटरेक्ट करती हैं उसके बाद जब सरफेस वेव जनरेट होती हैं उससे हमें ज्यादा खतरा होता है, बिकॉज दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। वाई, उसके दोनों रीजन याद रखना। ये एक तो पहला रीजन ये हो गया फर्स्ट वन, एंड दिस इज द सेकेंड रीजन। इन दोनों रीजंस को हमें याद रखना है, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप पे। दो तरीके की होती है, लव वेव्स होती है एंड रेले वेव्स होती हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं। टाइप इज लव वेव्स एंड रेले वेव्स, ठीक है। तो दीज आर लव वेव्स, एल वेव्स भी इसको बोलते हैं, ठीक। दे आर नेम्ड आफ्टर ए ई एच लव, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, जरा देखते हैं इसके बारे में। अब इसमें भी क्या हो रहा है,
सरफेस वेव को हम लोगों ने पढ़ लिया, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का सीधा मतलब क्या होता है कि पार्टिकल की जो भी हमारी वेव की डायरेक्शन होगी प्रोपोगेशन की, उससे 90 डिग्री पे हमारे पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे। ठीक, अब अगर 90 डिग्री पे मूव करना है, राइट, तो ऐसे वेव जा रही है, ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, तो ये तो डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, ये हमारा तो एस वेव ही हो गया। ये तो एस वेव में भी हम लोगों ने देखा था, सरफेस वेव में तो इसी तरीके से ट्रेवल कर रहे थे ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक, बट इसमें और एल वेव में डिफरेंस क्या होगा? एल वेव इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव, लेकिन एल वेव में क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, दिस वन, साइड बाई साइड मोशन होता है, अप एंड डाउन मोशन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक, सो दे कॉज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मोशन। वर्टिकल ग्राउंड मोशन किसमें हो रहा था, एस वेव में। ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो हमारा अगर वेव ट्रेवल की, तो वेव ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राउंड ऐसे शेक कर जाएगा, मूव कर जाएगा। एस में क्या होगा, ऊपर नीचे होता ग्राउंड हमारा। ठीक, इसमें क्या होगा, इस तरीके से एल वेव में शेक कर जाएगा ग्राउंड हमारा। सो दैट्स वाई दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है उसको ये शेक कर देता है। करेक्ट, ओके, तो ये चीज हो गई। सो आई कैन राइट, दे मूव द ग्राउंड horizontally and shake the foundation of buildings। जबकि एस वेव में क्या हो रहा था, दे मूव वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल मूव वो नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग आते हैं रेले वेव्स पे। ठीक, दीज आर अवर रेले वेव्स। अब रेले वेव्स में क्या हो रहा है, रेले वेव्स आर नेम्ड आफ्टर लॉर्ड रेले। ठीक, रेले वेव्स में क्या हो रहा है, दे मूव द ग्राउंड इन अ रोलिंग मोशन, इन अ रोलिंग मोशन। ठीक, जिस तरीके से हमारे लेक और ओशन में वाटर मूव करता है, एनर्जी मूव करती है, सिमिलरली उसी तरीके से। ठीक है, सो दे मूव द ग्राउंड इन अ रोलिंग मोशन, सिमिलर टू वाटर मूव्स इन अ लेक और ओशन। और यहां पर क्या हो रहा है, ग्राउंड इज मूविंग अप एंड डाउन, ग्राउंड इज मूविंग अप एंड डाउन एंड साइड बाई साइड, साइड बाई साइड। ठीक है, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ ग्राउंड जो है वो ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है और साइड बाई साइड भी मूव कर रहा है। तो आई यू कैन से कि रेले वेव्स, ठीक है, रेले वेव्स इक्वल्स टू एस वेव प्लस लव वेव। क्योंकि एस वेव में क्या हो रहा था, अप एंड डाउन मोशन हो रहा था। ठीक है, रेले वेव्स में क्या हो रहा था, साइड बाई साइड मोशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मोशन भी होगा, साइड बाई साइड मोशन भी होगा, दोनों हो रहा है। तो रेले वेव एक तरीके से क्या हो गया, एस वेव और लव वेव का जुड़ा हुआ रूप हो गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ बोथ एस वेव एंड एल वेव्स, लव वेव्स। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, वी विल सी द वीडियो अगेन, देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे शेडो जोन पे। Are named love सो waves and हाँ, सरफेस वेव पे हम लोग आ जाते हैं, वीडियो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। Rayleigh waves सरफेस वेव ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे सिर्फ आपको अर्थ के सरफेस पे चलते हुए दिख रही हैं, अंदर कहीं पे भी आपको नहीं दिखाई देंगे। after the scientists who identified them. ठीक है, नेक्स्ट Love अब waves देखो have a लव वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं। लव वेव में मैंने आपको क्या बताया है, साइड बाई साइड मोशन होगा। ठीक है, साइड टू साइड मोशन होगा, अप एंड डाउन मोशन नहीं होगा। यू कैन सी हियर horizontal motion हॉरिजॉन्टल मोशन हो that रहा है। moves the surface from side to side ठीक है, perpendicular to the direction the wave is traveling. Of the two surface waves, love waves move faster. लव वेव्स आर फास्टर देन द रेले वेव्स। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। Rayleigh waves cause the ground रैली वेव्स, ठीक है, रैली वेव्स में मैंने आपको क्या बताया है, अप एंड डाउन मोशन भी होगा, साइड टू साइड मोशन, दोनों एक साथ चलेंगे। तो यू कैन सी इट हियर। to shake in an elliptical pattern. This motion is similar to that observed in ocean waves. Of all the seismic waves, Rayleigh waves spread out the most, giving them a long duration on seismograph recordings.
ठीक है, सो डन। अब एक और देख लेते हैं इसमें। आई वॉन्ट टू शो यू, सो दिस इज द एनिमेशन दैट आई वॉन्ट टू शो यू। ठीक है, लव वेव्स में क्या लिखा हुआ, पार्टिकल मोशन आप देख सकते हो साइड बाई साइड। ठीक है, आप इसको फिर से नोटिस करो, आपको सिर्फ और सिर्फ साइड बाई साइड पार्टिकल मोशन दिखाई देगा। करेक्ट? जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज आप इसको वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हो रोक करके। नेक्स्ट। ठीक है, बाकी हम लोगों ने देख लिया रेले वेव्स के बारे में। ठीक, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ अर्थक्वेक वेव। तो पी वेव फास्टेस्ट होगी, सबसे पहले आती है, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है। मोशन कैसा होगा, पैरेलल टू द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, पैरेलल टू वेव प्रोपोगेशन, स्ट्रेच स्क्वीज वाला फॉर्मूला। लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है एस। पी से स्लो होगी, सिर्फ सॉलिड में होकर के जाएगी, वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगी। बस कैसे परपेंडिकुलर होगी, अप डाउन। वर्टिकल मोशन होगा, दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द पी। सरफेस वेव में देखते हैं, दे आर वेरी स्लो। स्लो होती हैं, बहुत धीमे धीमे चलती, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे रहती हैं। और अगर स्लो है तो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाती है। एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी तो दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। इनमें भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो लव वेव्स में क्या होता है, अब जैसे एस में ऐसे हो रहा था अप डाउन, लव वेव्स में क्या होगा, साइड टू साइड। रेले ने क्या किया, दोनों कंबाइन कर दिया, सरफेस को भी कंबाइन, एस वेव को लव के साथ में कंबाइन कर दिया, मिल गया आपको रेले वेव्स। ठीक, सो आई होप दिस इज डन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं शैडो जोन की तरफ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। शैडो जोन पे आते हैं। तो शैडो जोन में हमें क्या पढ़ना है, शैडो जोन में हमें पढ़ना है पी वेव और एस वेव का शैडो जोन। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं द शैडो जोन ऑफ पी वेव। ठीक है, अब पी वेव में क्या देखा गया, यहां पर क्या रहा होगा, दिस इज व्हाट, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर या फोकस। अब फोकस से क्या हुआ, हमारा अर्थक्वेक वेव्स जनरेट हुई, बॉडी वेव जनरेट हुई होगी। और ये बॉडी वेव क्या कर रही हैं, वो ट्रेवल कर रही हैं, वो सारी की सारी ट्रेवल कर रही हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, ऑब्वियसली सरफेस वेव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरफेस वेव सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहती है। तो ये जो आपको वेव्स यहाँ दिखाई दे रही है वो क्या है, बॉडी वेव है। ठीक, तो अब हम लोग, तब क्या किया गया कि जो भी यहां पर एनर्जी जनरेट हुई, सीस्मिक वेव्स जनरेट हुई, ये सीस्मिक वेव्स जो हैं ये हर जगह जाएंगी, ये अर्थ में हर जगह पर जाएंगी। ठीक, हर जगह पर जाएंगी। बट ऑब्वियसली क्या होगा, जहां पर एपिसेंटर पे पहुंचेंगे वहां सबसे कम टाइम में पहुंच जाएंगे, तो मोस्ट डिस्ट्रक्शन होगा। बाकी जगह पे यहाँ 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 पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए पर पहले पहुंचेंगी, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर यहाँ पर इस वाले पे ई एफ पे लास्ट में आएंगी, जो हमारी पी वेव्स है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं वो दूर है। ए, बी ए से ज्यादा दूर है, ई एफ सबसे ज्यादा दूर है, तो ई एफ में सबसे लास्ट में आएंगी ये वेव्स। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट ने या फिर जोग्राफर्स ने क्या ऑब्जर्व किया। तो जोग्राफर्स ने ऑब्जर्व किया कि पी वेव को हम लोग जो देखते हैं वो हमें 105 डिग्री तक यहां तक मिलती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि पी वेव्स जो हैं वो 145 पर फिर से मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर कोई बॉडी वेव यहां पे जनरेट हुई फोकस पे, वो आपको ए पर मिल रही है, फिर बी पर मिल रही है, फिर सी पर मिल, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं, तो ए और बी पे आपको कोई भी वेव नहीं मिलती है, सी और डी पर आपको जो है कोई भी पी वेव नहीं मिलती है। तो ये चीज उन्होंने देखी कि यहां पर आपको जो है कोई भी वेव देखने को मिल ही नहीं रही है। बट हाउ इज इट इवन पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है बिकॉज दीज वेव्स आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड। और ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दिस इज डिफ्लेक्शन। वेव को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ये वाली भी ऐसे सीधे जाती, ये भी ऐसे सीधे जाती, तो आपको यहाँ पर भी वेव्स मिलती। बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन। दिस डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय डिफरेंस इन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन।
और जब दोनों के बीच में डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो वेव अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव शैडो जोन ऑफ पी वेव. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखना. क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंशिएशन. आपने यहां देखा ना कोर लिखा हुआ है, कोर, और ये क्या होगा? मेंटल. तो कोर और मेंटल के बीच में डेंसिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इसी डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव. दैट्स व्हाई वी हैव शैडो जोन ऑफ पी वेव. अगर यही डेंसिटी सबकी सेम रहती तो हमें हर जगह मिलता, कोई भी शैडो जोन जैसा कुछ भी नहीं होता. करेक्ट? ये हमें समझ में आ गया. पी वेव 105 से लेकर के 145 तक नहीं होता है, 105 से 145 तक नहीं होता है. अच्छा, इन द ओल्ड एनसीईआरटी दिस इज गिवन एज 103 टू 142 डिग्रीज. तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी सही था, ये भी सही है. तो ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी आपसे इनके बीच में बोल देगा कि 105 से 145 होता है कि 103 से 142 होता है. ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आने वाला है. ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों में कोई एक रहेगा. तो यू कैन मार्क इट बोथ एज करेक्ट. ठीक, दोनों को याद रखना कि ओल्ड एनसीईआरटी में ये पहले लिखा हुआ था, बट न्यू एनसीईआरटी में अब ये लिखा हुआ है. इसको हमें याद रखना है. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, पी वेव का शैडो जोन हम लोगों ने समझ लिया, एस वेव का शैडो जोन हम लोग समझते हैं. अब क्या हुआ, उन्होंने देखा, अच्छा ये जो प्लेस था ये था हमारा फोकस. फोकस से बॉडी वेव जनरेट हुई, हर तरफ उसने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, हर तरफ उसने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया. अब इन्होंने नोटिस किया क्या कि पी वेव जैसे ही आउटर कोर के पास आती है तो वो क्या होगा? पी वेव, सॉरी, एस वेव जैसे ही आउटर कोर के पास में आती है तो हमारी जो एस वेव होती है इट डाइज आउट. तो ये वाली जो वेव होगी ये तो आउटर कोर को बिना छुए बस किनारे से निकल गई. बट जो भी हमारी एस वेव जो है आउटर कोर के अंदर जा रही थी, दे डाइड, वो वहीं पर खत्म हो गई. उसके अलावा बाकी की सारी वेव्स निकल गई. दैट्स व्हाई वी हैव अ शैडो जोन ऑफ एस वेव फ्रॉम 105 डिग्री टू 105 डिग्री. 105 से लेकर के 105 डिग्री तक हमारा एक बहुत बड़ा सा शैडो जोन है. व्हाट इज शैडो जोन? एरिया वेयर वी डोंट रिसीव अर्थक्वेक वेव्स और सीस्मिक वेव्स. तो जहां पे एस वेव नहीं आएंगी तो एस वेव का शैडो जोन, पी वेव नहीं आएगी तो पी वेव का शैडो जोन. अब एस वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड आउटर कोर. दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना, कि पी वेव का क्यों बन रहा था? बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय डेंसिटी डिफरेंशिएशन. बट एस वेव का क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ लिक्विड आउटर कोर. क्योंकि आउटर कोर में पहुंचते ही क्या हुआ? एस वेव डाइड, खत्म हो गई वो. और अगर एस वेव खत्म हो गई, एस वेव डाइड, देन इट मींस वी विल हैव अ बिग शैडो जोन. ठीक है, तो एस नहीं, इसको पी नहीं, इसको एस कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. समझ आ गया आपको? एस वेव का शैडो जोन, पी वेव का शैडो जोन क्यों बन रहा है दोनों के बीच का, आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा. याद रखना इसको, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, शैडो जोन हम लोगों ने कर लिया. शैडो जोन के बाद अब हम लोग मूव करते हैं दिस टॉपिक पे. व्हाट इज दिस टॉपिक? दिस इज हाउ सीस्मिक वेव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स इंटीरियर. ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, दैट इज कि पी वेव का बिहेवियर क्या था. ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पी वेव का बिहेवियर कैसा था जब वो अर्थ के इंटीरियर से होकर के जा रही थी. तो जितने भी हमारे अर्थ साइंटिस्ट होंगे, जोग्राफर्स होंगे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये नोटिस किया कि अच्छा पी वेव जनरेट हुई, उसके बाद पी वेव जैसे जैसे ट्रेवल कर रही है तो किस तरीके से उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, किस तरीके से उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से वो ये लोकेट कर पाएंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है. तो पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि पी वेव में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन की गई. फिर हम लोग एस वेव की ऑब्जर्वेशन देखेंगे. फिर उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे हाउ वी नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ थ्रू द सीस्मिक वेव्स. दिस कैन बी योर मेंस क्वेश्चन, कि हाउ सीस्मिक वेव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ. आपको यही सब लिखना है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो पी वेव को देखते हैं. तो पी वेव का बिहेवियर क्या क्या नोटिस किया गया? फर्स्ट 100 किलोमीटर तक देखा गया. अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर डिस्कसिंग दिस, द वेलोसिटी of wave
depends on two things. First, density. If the density increases, the velocity will also increase. If the density increases, velocity will increase. Second thing, state. स्टेट का मतलब क्या हो गया? सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी वेव की, उसके बाद लिक्विड में होगी, उसके बाद गैस में होगी. सो इफ देयर इज, मान लो कि कोई भी एक चीज है सेम डेंसिटी, मान लो हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स डेंसिटी का कोई हमारे पास सॉलिड है और एक्स डेंसिटी का ही हमारे पास कोई लिक्विड है. इन दोनों से जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो सॉलिड वाले से ज्यादा तेज प्रोपोगेट करेगी, लिक्विड वाले से कम. सपोज हमारे पास कोई 5 डेंसिटी का, 5 मान लेते हैं, 5 डेंसिटी का हमारे पास कोई सॉलिड है, दूसरा हमारे पास 10 का है, तो किस पे ज्यादा तेज करेगी? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. तो वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स, जो भी हम लोगों ने देखा, दीज टू थिंग्स. डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. अगर उसका स्टेट यानी कि लिक्विड है तो ज्यादा होगा, देन उसके बाद सॉरी, अगर सॉलिड है तो ज्यादा होगा, देन उससे कम लिक्विड में होगा, देन उससे कम गैस में होगा. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. अब वापस आते हैं हम लोग पी वेव पे. ठीक, तो द फर्स्ट वन इज 100 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिला कि पी वेव की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज करती चली जा रही है. दिस शोज दिस मस्ट बी अ लिक्विड, सॉरी, दिस शोज दिस मस्ट बी सॉलिड. ठीक है, सेकंड पर अब हम लोग आते हैं. सेकंड हम लोगों ने क्या देखा? बिटवीन 100 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर के बीच में क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्लाइंस. वेलोसिटी डिक्लाइंस. अच्छा, अब एक चीज आप याद करिए, वेलोसिटी तो यहां कम हो जा रही है, बट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे और स्टेट पे. वेलोसिटी यहां डिक्लाइन कैसे हो सकती है? या तो डेंसिटी कम हो गई होगी, या ये सॉलिड से लिक्विड हो गया होगा. ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए. हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था डेंसिटी डिफरेंशिएशन, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे हैवी मटेरियल थे वो सिंक करके कहाँ चले गए? नीचे, और जो हमारे लाइटर मटेरियल थे वो ऊपर आ गए. तो अगर हम लोग सरफेस से कोर की तरफ जाएंगे तो हमेशा डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. तो यानी कि ये वाला फैक्टर तो काम नहीं कर सकता, डेंसिटी तो कम नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या होगा? अगर वेलोसिटी डिक्लाइन हो रही है, देन दिस मस्ट बी लिक्विड और लिक्विड लाइक स्टेट. लिक्विड लाइक स्टेट. ठीक है, या तो ये लिक्विड हो गया, लिक्विड लाइक स्टेट में होगा 100 टू 400 किलोमीटर के बीच में. कैसे पता पड़ा? मैंने आपको अभी समझा दिया. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखिएगी? बियॉन्ड 400 किलोमीटर, 400 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक देखा गया कि पी वेव की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा? दिस मस्ट बी सॉलिड. और डेंसिटी का तो भाई डेंसिटी हमेशा बढ़ ही रही है. ठीक है, देन फोर्थ हम लोगों ने क्या नोटिस किया? वी नोटिस दैट एट 2900 किलोमीटर डेप्थ, ठीक, यहां पर क्या हो गया कि सडनली पी वेव, पी वेव लूज वेलोसिटी. अब सडनली लूज वेलोसिटी, इसका मतलब यहां पे क्या हो सकता है यार? डेंसिटी तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी. तो इसका मतलब क्या होगा? बियॉन्ड 2900 किलोमीटर्स वी मस्ट हैव लिक्विड, वी मस्ट हैव लिक्विड. ठीक है, ये हो सकता है. अभी हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं. नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया. फिफ्थ, दे ऑब्जर्व बियॉन्ड 5150 किलोमीटर. इसके बियॉन्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है कि अगेन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव, वेलोसिटी ऑफ पी वेव इंक्रीज्ड. अगर यहां पे वेलोसिटी ऑफ पी वेव अगेन इंक्रीज कर रही है, दिस मस्ट बी अ सॉलिड, दिस मस्ट बी अ सॉलिड. ठीक, ओके. अब क्या नोटिस किया गया? अब ये नोटिस किया गया कि पी वेव में इतनी चीजें नोटिस कर ली गई, 100, 400 ये सब कर लिया गया. ठीक, अभी ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ ना, 100, 400, 2900, 5150, ये इंटीरियर में बहुत काम आने वाला है. क्योंकि ये जो बाउंड्रीज होती हैं अर्थ की, मतलब कि जो आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसमें जब आप डेप्थ को याद करोगे तो यहीं से वो डेप्थ सारी निकलेंगी. तो इसको याद रखना. एस वेव पे आते हैं. एस वेव में क्या नोटिस किया गया? फर्स्ट
100 किलोमीटर में एस वेव में भी नोटिस किया कि भाई वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, देयर इज इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी अप अंटिल 100 किलोमीटर। अब इन्होंने देखा 100 टू 400 किलोमीटर के बीच में क्या हो रहा है, सेकंड 100 टू 400 किलोमीटर के बीच में इन्होंने देखा देयर इज डिक्लाइन ऑफ वेलोसिटी, बट दे हैव आल्सो नोटिस कि एस वेव ट्रेवल कर सकती है। अगर एस वेव यहां से ट्रेवल कर पा रही है देन इट मस्ट नॉट बी लिक्विड। लेकिन वेलोसिटी क्यों कम हो गई, फिर वेलोसिटी कम हो गई इसका मतलब दिस मस्ट बी ए लिक्विड। लेकिन एस वेव ट्रेवल कर रही है देन इट मस्ट नॉट बी ए लिक्विड, बट वेलोसिटी भी कम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि दिस मस्ट बी इन अ सेमी सॉलिड स्टेट, कि जो 100 से 400 किलोमीटर वाला रीजन है दिस मस्ट बी इन अ सेमी सॉलिड स्टेट, और बिकॉज इट इज इन अ सेमी सॉलिड स्टेट इसी वजह से वेलोसिटी कम हो जा रही है और एस वेव भी पास कर पा रही है। समझ में आया क्यों ये सेमी सॉलिड है, बिकॉज एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू इट। अगर एस वेव ट्रेवल ना कर पाती तो लिक्विड मान लिया जाता, क्योंकि एस वेव लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर पाती है, ठीक। देन उसके बाद उन्होंने नोटिस किया फ्रॉम 400 टू 2900 किलोमीटर तक कि वेलोसिटी अगेन इंक्रीज, तो एस वेव की वेलोसिटी जो है फिर से इंक्रीज हो गई। अब इसने ये कंफर्म कर दिया कि दिस मस्ट बी अ सॉलिड, कि 400 से 2900 किलोमीटर तक सॉलिड होना चाहिए। फोर्थ, बियॉन्ड 2900 किलोमीटर ये नोटिस किया गया कि एस वेव जो है वो एब्रप्टली खत्म हो जाती है, दे डाइड आउट एब्रप्टली। अगर एस वेव यहां पे खत्म हो गई, दे डाइड आउट, देन बियॉन्ड 2900 किलोमीटर वी मस्ट हैव लिक्विड। क्लियर? अगर यहां पर ये लिक्विड है तो यहां पे भी हम लोग देख रहे थे पी वेव में भी ये क्या था, बियॉन्ड दिस 2900 किलोमीटर पी वेव लूज वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये लिक्विड होगा। ठीक, समझ आ गया इतना? ठीक। अब अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछ दे कि तुम्हें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता है सीस्मिक वेव के थ्रू, तो मैं बताऊंगा कि सीस्मिक वेव्स जो होती हैं वो हाइपोसेंटर पे या फोकस पे जनरेट होती हैं। वो बॉडी वेव होती हैं जो जनरेट होती है वहां पर। बॉडी वेव कैन ट्रेवल थ्रू the body of earth, and by studying the nature of body waves, that is p wave and s wave, we can understand the interior of earth। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा पी वेव में ये चीजें हो रही हैं, एस वेव में ये चीजें हो रही हैं। दिस शोज, व्हाट दिस शोज, दैट अप टू 100 किलोमीटर सॉलिड हो गया है, 100 टू 400 किलोमीटर इज अ वीक जोन, a weak zone, that is asthenosphere, that is asthenosphere, and this is in semi molten stage या semi solid stage, एक ही बात है। then 400 to 2900 kilometer, this is solid, then beyond 2900 kilometer to 5150, this is outer core वाला part, this is liquid, and then 5150 से लेकर के 6400 किलोमीटर वाला पार्ट दैट इज इनर कोर, दिस इज सॉलिड। ये सारी चीजें हमें कैसे मालूम पड़ रही हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ रही हैं थ्रू दीज ऑब्जर्वेशंस। ये है आंसर कि हाउ डू सीस्मिक वेव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स इंटीरियर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसी वजह से मुझे इतना डेप्थ में जाकर के इसको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो मैप हम लोग देख रहे हैं, सॉरी फिगर हम लोग देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको ये एग्जाम में बनाना नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, कहीं पे भी आपको बनाना नहीं। ठीक, अब यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं दिस इज डेप्थ इन अर्थ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेप्थ इन अर्थ, अर्थ की डेप्थ। तो और ये माइल्स में है, बस हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये फिगर्स उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जिसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग डेंसिटी देखते हैं। तो डेंसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर एकदम से आउटर कोर में क्या है, अगेन बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर उसके बाद इनर कोर में और ज्यादा बढ़ गई। तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, डेंसिटी हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, बट
आप देखोगे आउटर कोर, इनर कोर और या मेंटल और आउटर कोर के बीच में देयर इज सडन जंप, तो वो सडन जंप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे यहां देखोगे दिस इज अपर मेंटल और ये क्रस्ट वाला पार्ट है, देयर इज सडन जंप, तो ये आपको सडन जंप देखने को मिल रहा है डेंसिटी में। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमें जो समझना है वो समझना है पी वेव की वेलोसिटी को। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जब हम लोग 0 to 100 किलोमीटर देखते हैं, पी वेव की वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर वेलोसिटी क्या हो गया? थोड़ी सी कम हुई, ठीक, अप टू वही 0 to 100, 100 to 400 किलोमीटर, तो वो 400 किलोमीटर तक कम हुई। फिर क्या हुआ? फिर से वेलोसिटी हमारी बढ़ी, अगेन हमारी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। देन हमारी पी वेव की वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। देख रहे हो यहाँ पे पी वेव की वेलोसिटी हमारी ये कम हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज आउटर कोर, दिस मस्ट बी लिक्विड ना, क्योंकि पी वेव की वेलोसिटी कम हो जा रही है। देन अगेन पी वेव की वेलोसिटी बढ़ जा रही है, दिस इज इनर कोर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटर कोर आप देखो हमेशा डेंसिटी तो बढ़ती जा रही है, आउटर कोर की डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है मेंटल से। भले ही आउटर कोर लिक्विड होगा बट डेंसिटी इज हाई, बट बिकॉज इट इज अ लिक्विड दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ पी वेव फेल। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आपको ये बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यूपीएससी में अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्योरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको ये जरूर लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिया है। ये आपको बताना है कि इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ रहा है कि क्रस्ट कैसा है, मेंटल कैसा है, वाई मेंटल इज सॉलिड। कैसे पता तुम्हें? सीज्मिक वेव के थ्रू पता है मुझे। पी वेव भी ट्रेवल करती है, एस वेव भी ट्रेवल करती है, स्पीड बढ़ती है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन स्टेज में क्यों है? कैसे पता है तुम्हें? पी वेव और एस वेव के थ्रू मुझे पता है। पी वेव की वेलोसिटी गिर जाती है, एस वेव की भी वेलोसिटी गिर जाती है, बट एस वेव पास करती है, इसका मतलब जो है वो लिक्विड तो नहीं है, इसलिए सेमी मोल्टन स्टेज में होगा, बिकॉज दोनों पास कर जा रही है लेकिन वेलोसिटी कम हो जा रही है। वाई आउटर कोर इज लिक्विड? कैसे पता है तुम्हें? क्योंकि एस वेव ट्रेवल ही नहीं कर पा रही वहां से, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड। तो ये सारी चीजें अब एक आपको क्लैरिटी बनी होगी कि हाँ, क्रस्ट ऐसा क्यों है, सॉलिड क्यों है, एस्थेनोस्फेयर ऐसा क्यों है, मेंटल ऐसा क्यों है, आउटर कोर ऐसा क्यों है, इनर कोर ऐसा क्यों है, ठीक। नेक्स्ट जब हम पढ़ लेंगे अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, ये कल के 2 क्वेश्चंस रह गए थे, एक बार आप इसको देख लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, फिर इसको सॉल्व कर लेना। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी पर ही ये 2011 का PYQ है। दिस इज फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको कर लेना। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर 2018 का भी क्वेश्चन है, दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स अगेन, तो ये भी क्वेश्चन आप एक बार कर लेना, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता मत करो। इस क्वेश्चन के थ्रू बस ये देखना है कि आपको थर्ड स्टेटमेंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक। सेकंड भी देख लेना, सेकंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली एटमॉस्फेयर क्या था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या था, लास्ट वाला एटमॉस्फेयर कैसा था, ठीक है। वो सारी चीजों से इसी से आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड 4 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था? बिल्कुल नहीं, इसका ठीक उल्टा पढ़ा था। तो सेकंड कैन नॉट बी करेक्ट। भाई ऑक्सीजन बहुत कम थी एंड कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा थी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा थी, तो सेकंड इज रॉन्ग। तो अगर आप सेकंड को रॉन्ग मान लोगे, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो सही है। थर्ड स्टेज में ये हुआ था ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। थर्ड इज करेक्ट। आपको फर्स्ट को पता होने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से आप मार्क कर सकते हैं इसको। बट फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आगे आने वाली कुछ क्लासेस में इसको भी कवर करेंगे। Okay, next we will move to structure of the earth. I will take a 5-minute break, then we will start. Okay, so let's discuss structure of the earth. ठीक है, structure of the earth हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी है, विच आई विल राइट इट डाउन हियर, दैट द अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स, डिस्टिंक्ट लेयर्स। और ये जो डिवीजन हुआ है, 2 बेसिस पे डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे।
द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डिवीजन, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल डिवीजन, केमिकल लेयर्स। ठीक, सो ये लेयर फॉर्म ही क्यों हुई थी? ये लेयर फॉर्म हुई थी बिकॉज ऑफ, आप बताइए, पढ़ा है ना हम लोगों ने कल की क्लास में, डेंसिटी डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डेंसिटी डिफरेंशिएशन बहुत बार आ चुका है अभी तक। सो दिस लेयर फॉर्म बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ओके, सो डेंसिटी डिफरेंशिएशन होने के बाद ये फॉर्म हुआ। इसमें हुआ क्या, हैवियर मटेरियल सिंक कर गया, लाइटर मटेरियल ऊपर की तरफ आ गया, दैट्स व्हाई क्रस्ट इज द लाइटेस्ट लेयर, और जो हमारी कोर होगी उसमें हैवीएस्ट मटेरियल होंगे, डेंसेस्ट लेयर होगी वो। ठीक, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल लेयरिंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे और बात करेंगे इसमें दिस वन केमिकल लेयर की बात कर लेंगे। सो मैकेनिकल में या स्ट्रक्चरल डिवीजन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर इज व्हाट, लिथोस्फेयर में हो क्या होगा, हमारा क्रस्ट, देन उसके बाद अपर पार्ट ऑफ मेंटल। अच्छा, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है ना कि होता क्या है कि वी हैव क्रस्ट हियर, देन उसके बाद मेंटल है, देन उसके बाद में कोर है। ये जो क्रस्ट मेंटल कोर बने हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन की वजह से बने हैं। ठीक है, अब इसमें क्रस्ट में भी क्या हो रहा है कि देयर इज वन थिंग कॉल्ड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होता है, जो हमारा क्रस्ट होता है और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि मेंटल का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होगा, वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। That's why structurally they are behaving as one single unit. That's why this it is known as lithosphere. तो lithosphere में क्या होगा, क्रस्ट होगा और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चरली एक यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज लिथोस्फेयर। उसको एक नाम दे दिया गया, लिथोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद लिथोस्फेयर में ओशनिक लिथोस्फेयर भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर भी हो सकती है। इसको भी हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग केमिकल डिवीजन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा एक एस्थोनोस्फेयर था। एस्थोनोस्फेयर क्या था, वो हमारा था 100 टू 400 किलोमीटर तक। यहां पर क्या था, मॉल्टन रॉक्स में मिल रही थी, ठीक, अर्थ के लिथोस्फेयर के नीचे। क्या आपको याद आया कि ये वही जोन है जहां पर पी वेव और एस वेव दोनों की ही वेलोसिटी कम हो जा रही थी। सो दिस इज एस्थेनोस्फेयर, इट इज पार्ट ऑफ द मेंटल, बट उसको क्योंकि वो एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट एस्थेनोस्फेयर। बाकी हमारा जो मेंटल का पार्ट होता है अप टू 2900 किलोमीटर, याद आया, पी वेव 400 टू 2900 किलोमीटर, अगेन स्पीड इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये क्या होगा, सॉलिड। उसको हमने नाम क्या दिया, मीजोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। देन द लास्ट वन इज बैरिस्फेयर। बैरिस्फेयर का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कोर। कोर को ही क्या बोला गया है, बैरिस्फेयर। स्ट्रक्चरल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसको बैरिस्फेयर नाम दे दिया गया। ठीक है, द टॉप लिक्विड स्टेट इज 2900 किलोमीटर टू 5100 किलोमीटर, यानी कि ये क्या हो गया, आउटर कोर। 2900 से 5100 किलोमीटर तक, फिर 5100 किलोमीटर से 6100 किलोमीटर तक, दिस इज सॉलिड। ठीक, सो इनर कोर इज सॉलिड, आउटर कोर इज लिक्विड। तो ये है हमारा मैकेनिकल डिवीजन, बिकॉज दीज लेयर्स केमिकली एक दूसरे से अलग अलग है, बट मैकेनिकली या स्ट्रक्चरली दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं इसके मैकेनिकल डिवीजन पे, सॉरी केमिकल डिवीजन पे। ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, अब आते हैं केमिकल डिवीजन पे। ठीक है, केमिकल डिविजन्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल डिवीजन में क्रस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। ठीक, क्रस्ट, कैन आई से इट इज आउटर मोस्ट लेयर, बिल्कुल कह सकते हैं, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, साथ में क्या है, यही वो लेयर है जहां पे ऑल ऑफ द लाइफ एग्जिस्ट, ऑल ऑफ द लाइफ एग्जिस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, ऑल ऑफ द लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं इसके, इट इज 5 किलोमीटर थिक beneath ocean, beneath ocean, and it is 100 किलोमीटर thick beneath continent। ठीक, अंडर माउंटेन रेंजेस या कॉन्टिनेंट 100 किलोमीटर थिक होगा। तो ओवरऑल रेंज आप बोल सकते हो 0 to 100 किलोमीटर थिक। तो क्रस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
एक हम लोग लिख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड वी कैन राइट ऑल्सो ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इट कैन बी अप टू 100 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट जो होती है दिस इज ओनली 5 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन देखते हैं इसका। जो हमारा क्रस्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन, O2। कितना होता है इसमें ऑक्सीजन? इट इज नियरली 46.6%। दूसरे नंबर पे होगा हमारा सिलिका एंड अदर लाइटर एलिमेंट। तो इसको याद रखना, फर्स्ट नंबर पे हमारा ऑक्सीजन है, देन उसके बाद सेकंड नंबर पर सिलिका होता है क्रस्ट में। द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट, द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट, ठीक। क्रस्ट में भी क्या होगा? द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। अभी हम लोग लिख लेते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी के बारे में, पढ़ेंगे हम लोग आगे डिसकंटिन्यूटी और समझ में आ जाएगा। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी? इट इज बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। बस इसको लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ाने ही वाला हूं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में कुछ और चीजें। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक चीज तो हम लोगों ने देख ली थी कि अप टू 100 किलोमीटर तक हो सकता है, ओशियनिक क्रस्ट 5 तक हो सकता है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज सियाल। सियाल का मतलब क्या हो गया? सियाल का मतलब हो गया सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक। इट इज मेड अप ऑफ फेल्सिक फेल्सिक रॉक्स। फेल्सिक का मतलब क्या हो गया? इसमें फेल्सपार होगा और सिलिका होगा, दैट्स व्हाई फेल्सिक रॉक। तो यहाँ पे जो रॉक्स मिलेंगे मेनली उनमें क्या होगा? फेल्सपार एंड सिलिका, दैट्स व्हाई फेल्सिक रॉक। आयरन मत समझ लेना Fe को, ओके। एंड द डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी इज लो, ठीक, डेंसिटी इज लो। जबकि ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज हायर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, डेंसिटी हायर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। तो ओशियनिक क्रस्ट पढ़ लिया, अब हम लोग कुछ चीजें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर देन द ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है? थिन होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, इसमें आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा? इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा सीमा रॉक्स होते हैं। सीमा का मतलब क्या हो गया? सिलिका, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक, सिलिका एंड मैग्नीशियम। वहां पर क्या थी? फेल्सिक रॉक थी, यहां पर क्या होगा? मेफिक रॉक होगी, मेफिक, ठीक, मेफिक एंड अल्ट्रा मेफिक रॉक्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट जो होता है ना वो बहुत धीमे धीमे ऐसे फ्लो करता है, मतलब उसका विस्कोसिटी जो होता है वो कम होता है और उसका फ्लूइडिटी ज्यादा होता है, तो बेसाल्ट आसानी से फ्लो कर सकता है। ग्रेनाइट जो होता है उसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, फ्लूइडिटी कम होता है, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फ्लो फॉर अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक, बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपर मेंटल पे, ठीक है, अपर मेंटल पे। नेक्स्ट आई विल राइट डाउन अपर मेंटल, ठीक। अपर मेंटल में क्या होगा? दिस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। जैसे लिथोस्फेयर हमने पढ़ा ना, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, तो वो लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे से जहां से वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं वहीं से अपर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। अब देखो वो स्ट्रक्चरल था, लिथोस्फेयर एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, बट ये क्या है? केमिकल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अपर मेंटल की जो डेंसिटी होगी वो क्रस्ट से ज्यादा होगी बट लोअर मेंटल से कम होगी,
याद रखना इसको, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अपर मेंटल हैज कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा, कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ मैग्मा, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैग्मा देखने को मिलेगा अपर मेंटल में। ऊपर ही होगा क्रस्ट, यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से मैग्मा फ्लो कर रहा है, बिकॉज एस्थेनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ अपर मेंटल, तो यहाँ पर ये मैग्मा फ्लो करते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। द कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरली आपको मिलेगा सिलिकेट मिनरल्स, प्राइमरली यू विल फाइंड सिलिकेट मिनरल्स हेयर, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन फॉर अल्ट्रा मैफिक रॉक्स, यहाँ पर आपको मिलती है अल्ट्रा मैफिक रॉक्स, ठीक। अब हम लोग देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, जो हमारा मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो क्या करता है, क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है, ठीक। क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करता है, तो आई कैन राइट हियर इन अपर मेंटल दैट मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी it differentiate between crust and upper मेंटल, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोअर मेंटल पर। लोअर मेंटल पर, लोअर मेंटल क्या होता है, अपर मेंटल के ठीक नीचे वाला पार्ट। डेंसिटी क्या होगी, मोर देन द अपर मेंटल, ठीक। ये क्लियर है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको याद ही होगा ये, ठीक है। अब उसके बाद इट इज सॉलिड, ठीक है। वैसे अपर मेंटल इज ऑल्सो सॉलिड, बट जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट होता है दैट इज नॉट सॉलिड, उसके अलावा पूरा का पूरा क्या होगा, इट इज सॉलिड इन नेचर, इट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। इट इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी ऐसा करते हैं हम लोग, साथ एक साथ कर लेंगे, तो लास्ट में मैं बता दूंगा, अभी मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। आते हैं हम लोग आउटर कोर पे। आउटर कोर पर, आउटर कोर क्या होगा, 2900 किलोमीटर से लेकर के आपका 5150 किलोमीटर तक होगा, ठीक। कंपोजिशन यहां पर क्या होगा, मॉल्टन आयरन एंड निकल, यानी कि निफे, निकल एंड आयरन, ये आपको यहां पर मॉल्टन स्टेज में मिलेगा। ये जो आउटर कोर होता है ये लिक्विड होता है, तो वी कैन राइट लिक्विड, वैसे मॉल्टन लिखा हुआ है तो लिक्विड हो ही गया। अब अगर ये लिक्विड है, यही लिक्विड क्या करता है, मूव करता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस लिक्विड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, अर्थ इज लाइक ए जियो डायनमो, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ दिस आउटर कोर, तो आई कैन राइट अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जनरेट्स बिकॉज ऑफ दिस, लिख लेना आप इसको, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट वन, इनर कोर। इनर कोर, अब इनर कोर क्या है, 5150 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर तक, 6400 किलोमीटर तक, ठीक है। कई जगह 6370 6370 भी दिया हुआ है, बट हाँ नियर अबाउट यू कैन राइट 6400 किलोमीटर तक, यहां तक क्या होगा, इनर कोर होगा, करेक्ट। अब इसके बाद और इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं, कैन आई राइट इट इज द डेंसेस्ट लेयर, बिल्कुल सही है। ये भी किसका बना होता है, निफ्फे का बना होता है, बट यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दिस निफ्फे इज इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे कहां तक जा सकता है, 6500 केल्विन तक यहाँ पे टेम्परेचर जा सकता है, बिकॉज ऑफ द इमेंस प्रेशर ऑन द इनर कोर, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम लोग आते हैं इस पे डिसकॉन्टिन्यूटीज पे। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज को देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज में आप देख पा रहे होगे, राइट नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीस्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या मतलब है डिसकॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, जैसे मान लो जो चीज एक तरीके से चल रही वही करती रहे, अब देयर इज सडन चेंज देन वी विल कॉल इट डिसकॉन्टिन्यूटी। फॉर एग्जांपल हमने देखा पी वेव में, तो पी वेव लिथोस्फीयर से आ रही थी, एस्थेनोस्फीयर में जैसे ही आई उसमें सडन चेंज हुआ, वो कम हो गया उसका वेलोसिटी,
फिर से वेलोसिटी बढ़ गया, फिर कम हो गया वेलोसिटी, फिर इनर कोर में बढ़ गया। ये सब क्या है? दीज आर डिसकॉन्टिन्यूटीज। इन्हीं डिसकॉन्टिन्यूटीज को जो है, जो ये सडन चेंज हो रहा है वेव के नेचर में, दीज आर डिसकॉन्टिन्यूटीज। और सीज्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों लिखा हुआ है? सीज्मिक वेव्स में ही तो चेंज हो रहा था ना ये सब, दैट्स व्हाई इट इज रिटन सीज्मिक डिसकॉन्टिन्यूटी। अब एक एक करके सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज देख लेते हैं, आपको बस ये याद रखनी है नाम से, ठीक। कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में होती है? अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, क्योंकि अपर एंड लोअर क्रस्ट में क्या होगा? पी वेव की स्पीड सडनली बढ़ जाती है। दिस इज कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, आपने देखा था पी वेव की स्पीड कम हो गई थी, दिस इज मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। देन रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, इट इज बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। Gutenberg discontinuity between lower mantle and the outer core. Then Lemon discontinuity between outer core and inner core. ठीक, बस आपको इसी तरीके से इसको याद कर लेना है, इसमें और कुछ समझने वाला नहीं है। What you need to understand is what is discontinuity. That I have taken care of. वो मैंने आपको बता दिया है कि डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, कॉनरेड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेमन, आपको ये याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं लास्ट आज के लिए, फिर उसके बाद हम लोग कल यहां से पढ़ेंगे अर्थ फोर्सेस से। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन अर्थ। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एलिमेंट में ये जो क्रस्ट वाला एलिमेंट है, इसको याद रखना। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट की बात करेंगे, जो आउटर कवरिंग है उसकी बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। आपको ये परसेंटेज एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट जरूर याद होने चाहिए। अप टू 5 एलिमेंट तो आपको याद करने ही करने हैं कैल्शियम तक। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड देन कैल्शियम, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में ये एलिमेंट है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम लोग इंटायर अर्थ की बात करेंगे, तब सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा? आयरन। क्रस्ट में देख रहे थे तब क्या मिल रहा था? तब हमें मिल रहा था ऑक्सीजन। इंटायर अर्थ में फर्स्ट नंबर पे आयरन, सेकंड नंबर पे क्या होगा? ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे सिलिकॉन, देन फोर्थ नंबर पे मैग्नीशियम, फिफ्थ नंबर पे निकेल। ये भी हमें याद रखना है, बट ये याद रखना इंटायर अर्थ के लिए अलग है और सिर्फ क्रस्ट के लिए अलग है। ठीक, सेम थिंग ये वाला ग्राफ में जो बना हुआ है, तो वही बात है। तो ये चीज कवर हो गई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 2009। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने कवर कर लिया इसको। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल, द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया 2009 में, बड़ा आसान सा ही है। ठीक है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अर्थ फोर्सेस से कल की क्लास में। ठीक है, आई होप ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर नहीं भी अच्छी लग रही हैं तो लेट मी नो कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ आपके लिए। बिकॉज देखो, यूपीएससी जो होता है ना, इसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, सही क्लासेस बहुत ज़रूरी होते हैं। आप ऐसे ही ज्योग्राफी उठा करके नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन चीज़ों को फोकस करना है। मैंने जो आपको पी और एस ये बताया है आज, आई हैव टेकन अराउंड 1 वीक कि मुझे ये सारी चीज़ों को एक जगह पर लाने में 1 हफ्ता लग गया कि हाँ, इस तरीके से मुझे पढ़ना है, इनको बताना है इनको। So if you appreciate my efforts, please like, subscribe, and comment and share with your friends. Thank you very much.